इस हमले को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। यह सामान्य हमला नहीं, यह आतंकवादी हमला है। इसकी तैयारी एक दिन से नहीं चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी। क्या एक ही दिन में मस्जिद के अंदर पत्थर, बोतल, तेजाब की, सोडा वाटर की इकट्ठी हो सकती है? आखिर क्यों 3 घंटे पहले मुस्लिम समाज ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी? साफ दिखाई देता है उनकी मानसिकता स्पष्ट थी। यहां से शोभा यात्रा निकलेगी, हम उस पर हमला करेंगे, एक एक हिंदू को घायल करेंगे और एक आतंक का माहौल हम बनाने की कोशिश करेंगे। कौन जिम्मेदार? यह बड़ा प्रश्न है। जिहादी मानसिकता निश्चित तौर पर जिम्मेदार है, और यह केवल भारत या दिल्ली में नहीं, संपूर्ण विश्व में हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार वो है जो इनको भड़काते हैं, शह देते हैं। केजरीवाल जी ने पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की बैठक के अंदर इमामों को और मुअज्जिनों को बुलाया था, उनका वेतन बढ़ाया था। 10,000 से 18,000, 9,000 से 16,000, ये सब वेतन बढ़ाए, और पैसा सरकारी कोष से दिया जाएगा। और साथ में जो वाक्य कहा था, मोदी और शाह को हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आखिर क्यों रोहिंग्याओं को 5.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की अनुमति मिल जाती है? क्यों उनकी झुग्गी झोपड़ियों में खुद आग लगाकर उनको दिल्ली सरकार एक विशाल स्वरूप दे देती है? क्यों उनको कनेक्शंस दिए जाते हैं? किस प्रकार से दिल्ली में पहले जब दंगे हुए थे, आपको ध्यान होगा, शाहीन बाग से जुड़े हुए शिव विहार के अंदर सीलमपुर में, उन दंगों के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, ये सब क्यों इन्वॉल्व थे? ध्यान में आता है आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है, और दिल्ली जिहादी आतंकवाद के मुहाने पर बैठा है, उस ज्वालामुखी के, जो कभी भी फट सकता है, एक स्वरूप दिखाई दिया है। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, इसकी जांच एनआईए के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इन्वॉल्व है। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हटाने के लिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस सीमा तक जा सकता है? उसने स्वयं कहा है। और जो अपराधी पकड़ा गया है वो कौन सी पार्टी का है? वो शाहीन बाग में इन्वॉल्व था, वो पूर्वोत्तर के दंगों में शामिल था, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। और जब पकड़ा गया, कितने गर्व के साथ अपने पोज बनाकर जाता है, जैसे उसने कुछ गलत ना किया हो। लेकिन असादुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं, ओवैसी हैदराबाद का पुराना इतिहास भुला देना चाहते हैं। जिन रजाकारों का ये मानस पुत्र हैं, दोनों भाई, हिंदुओं का कत्लेआम किया था। इनके पिता के समय पर अगर भुट्टो को फांसी होती थी या अयूब को विमान दुर्घटना में मृत्यु होती थी, इसी हैदराबाद के अंदर हिंदुओं पर हमले होते थे, उनकी दुकानें लूटी जाती थी, इनके पिताजी के संरक्षण में होता था। और आज जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, इनके भाई बेशक बरी हो गए हों, लेकिन सबूतों के अभाव में हुए हैं। ये कैसी बाजारू भाषा का प्रयोग करते हैं तालियां बजवाने के लिए? एक सभ्य समाज में वो प्रयोग नहीं हो सकता। मुझे साफ लगता है ये जब से आए हैं या हिंदू जब से जागा है, मैं इसको और पहले ले जाऊंगा। तब से दंगे तो पहले भी हो रहे थे, अब दंगों का प्रतिकार करना शुरू किया है, अब रोकना शुरू किया है। अब हैदराबाद में दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां का हिंदू खड़ा हो गया है। बाकी जगह उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हुए? वहां का सरकार और समाज दोनों मजबूत है। इसलिए अब रोक लग रही है, इसलिए बिलबिलाहट हो रही है। ये थोड़े दिन की है, दंगे खत्म होंगे ही। लेकिन जिस तरह साफ है, हमारा कल्चर लोगों को यूनाइट करता है और बीजेपी का कल्चर लोगों को डिवाइड करता है। ये जो कम्युनल वायलेंस शब्द है, इससे परहेज करना चाहिए। ये दंगे नहीं थे, ये हिंदुओं पर हमला था। दंगे में दोनों तरफ से होता है, यहां टारगेट केवल हिंदू समाज के कार्यक्रम को बनाया गया था। नंबर 1, ये वो कमलनाथ हैं जो खुलकर ये कहते थे मुस्लिम लोगों की सभा के अंदर जाकर कि आपको हमें वोट देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। भड़का कौन रहा है? कमलनाथ भूल जाते हैं सिमी का सबसे अधिक विस्तार दिग्विजय सिंह के समय पर हुआ। कमलनाथ भूल जाते हैं
कि इन्हीं दिग्विजय सिंह ने बिहार की एक घटना को मध्य प्रदेश की घटना बताकर ट्वीट किया था और मध्य प्रदेश में आग लगाने की कोशिश की थी। उन पर केस बना इस मामले को लेकर। इसलिए इस देश का इतिहास है, आजादी के बाद से जितने भी दंगे हुए हैं, मैं पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूं और किसी भी मंच पर चुनौती देने वाले के सामने यह तथ्य रख सकता हूं, वो सारे दंगे कांग्रेस की शह पर हुए हैं, कांग्रेस के द्वारा हुए हैं, कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड हुए हैं। जयंती को लेकर भी वहां पे भी विवाद हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को अपने त्योहार भय के साए में बिताने पड़े। क्यों नहीं मुहर्रम के ऊपर इतनी व्यवस्था करनी पड़ती? क्यों नहीं ईद के ऊपर दंगे भड़कते? हिंदू त्योहारों पर क्यों? इसका मतलब मानसिकता बड़ी स्पष्ट है। और इस बार तो सीधे सीधे डायरेक्ट एक्शन की जैसे धमकी दी गई थी, वो धमकी दी जा रही है। हम कत्लेआम कर देंगे, हम घर से नहीं निकलने देंगे, हम हाथ पैर काट देंगे। और केवल कहा नहीं है, कर रहे हैं। क्या वो 1946 की स्थिति को रिपीट करना चाहते हैं? मैं चेतावनी देना चाहता हूं, नहीं हो सकता। ये 2022 है। मजबूत सरकार, मजबूत समाज दोनों हैं। उस समय सरकार भी कमजोर थी, नेता भी कमजोर थे, हिंदू को भी कमजोर करने की कोशिश की गई थी। अब यह संभव नहीं है। और जिस तरह से हुबली के कर्नाटक में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय आईबी ने रिपोर्ट दी थी, कर्नाटक आतंकवादियों का नया हब बनता जा रहा है। मुसलमान होगा केवल 15-16%, लेकिन उन 15-16% में प्लस केरल से आने वाले जिहादी, इन सब की मानसिकता को जोड़ लिया जाए। आखिर एक यूनिफॉर्म का छोटा सा ही तो मुद्दा था, एक स्कूल तक सीमित था, कैसे पूरे देश में आग लगाई? और जजमेंट आ गया, जज की नहीं मानेंगे, धमकी दी उसको जान से मारने की, उसको सुरक्षा देनी पड़ी है। और साफ लगता है इस हिजाब कांड का अंत हर्षा की मृत्यु के साथ भी नहीं हुआ। अब भी पूरे देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो इनका माइंडसेट बहुत क्लियर है, एक योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं और सुडो सेकुलर लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, चंद टुकड़ों के लिए या चंद राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये आग से खेल रहे हैं, देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्माण करना चाहते हैं। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता।